वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम बात करेंगे अपने नेक्स्ट चैप्टर के बारे में, जो कि होगा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, उपसहसंयोजक यौगिक। इसमें से हमारे बोर्ड के लिए 4 इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं। थोड़ा सा पहले बेसिक बता देता हूँ। जैसे थोड़ा सा समझिए उपसहसंयोजक यौगिक क्या होते हैं, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स होते क्या है। थोड़ा सा पहले इसके बारे में जान लीजिए। हमारे पास में एक कंपाउंड है K4FeCN6 पोटेशियम फेरोसाइनाइड। देखिए ये है समन्वय क्षेत्र, कोऑर्डिनेशन स्फीयर, और इसके अंदर जो यहाँ पे लिखा होता है ये होता है हमारा सेंट्रल मेटल। क्या होता है? सेंट्रल मेटल, केंद्रीय धातु। और ये यहाँ पे जो होते हैं ये क्या होते हैं? हमारे लिगेंड्स। हिंदी में भी क्या बोलते हैं? इन्हें लिगेंड्स ही बोलते हैं। ओके स्टूडेंट्स, अब सेंट्रल मेटल जो होता है उसके पास इलेक्ट्रॉनों की क्या होती है? कमी होती है। उसके पास खाली कक्षक होते हैं, उसे इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होती है। और लिगेंड का काम क्या होता है? इलेक्ट्रॉन दान करना, इलेक्ट्रॉन डोनेट करना। और जैसे ही कोई लिगेंड अपने इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है किसे? सेंट्रल मेटल को, तो उसके साथ कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाता है, और इन्हें बोला जाता है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनने की वजह से, उपसंयोजक बॉन्ड बनने की वजह से इन्हें बोला जाता है उपसहसंयोजक यौगिक। सो ये हमारे पास में उपसंयोजक यौगिक है, और इनमें से हमारे क्या क्वेश्चन आएंगे वो देख लेते हैं। एक बार ये आपने जाना कि यहाँ पे केंद्रीय धातु किसे बोला जाता है, लिगेंड किसे बोला जाता है। सबसे पहला जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा फाइंड आउट द ऑक्सीडेशन स्टेट या ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सेंट्रल मेटल। केंद्रीय धातु की ऑक्सीकरण अवस्था ज्ञात करना। केंद्रीय धातु की ऑक्सीकरण अवस्था हम कैसे ज्ञात करेंगे? सो स्टूडेंट्स, इस वीडियो के अंदर जो हमारा सबसे पहला टॉपिक है वो है हमारा ऑक्सीडेशन स्टेट। जैसे फॉर एग्जांपल, एक एग्जांपल मैं आपको देता हूँ, इससे आप समझ जाएंगे। K4FeCN6 ये हमारा एग्जांपल है। एग्जाम्पल में आपको केंद्रीय धातु की ऑक्सीकरण अवस्था कैसे निकालते हैं। ये हमारा केंद्रीय धातु है, सेंट्रल मेटल, जिसकी ऑक्सीडेशन स्टेट आपको निकालनी होती है। उसे हम क्या मान लेते हैं? X। क्या मान लेते हैं? X। पोटेशियम पे कितना चार्ज होता है? +1। पोटेशियम पे कितना चार्ज होता है? +1 प्लस। अब इसका चार्ज रखने के बाद इसे X मान लीजिए, और फिर साइनाइड पे कितना चार्ज होता है? -1। अगर यहाँ पे कोई चार्ज है तो वो इक्वल्स टू में रखा जाएगा। अभी कोई चार्ज नहीं है तो मैं कितना रख लेता हूँ? 0। जिसकी ऑक्सीकरण अवस्था आपको निकालनी होती है, ऑक्सीडेशन स्टेट, उसकी X मानते हैं, बाकी सभी का चार्ज आवेश रख देते हैं। ओके, रखने के बाद हम सोल्व कर लेंगे। 4 + x -6 = 0, और ये कितना आ जाएगा? x = +2। ऐसे ही हम अदर कंपाउंड्स के अंदर भी NiCN2 और Cl2, और यहाँ पे कितना है हमारा? -1। हमें इसमें इसकी ऑक्सीकरण अवस्था निकालनी है, तो हम क्या करेंगे? x + 2 × -1 + 2 × -1। क्लोरीन पे -1 होता है, साइनाइड पे -1 होता है। ऊपर कितना चार्ज है? -1, वो इक्वल्स टू में चला जाएगा। तो ये कितना आएगा? x - 2 - 2 = -4। -2 फिर जाके उधर जाके कितना हो जाएगा? +4। +4 में से 1 गया, दैट इज इक्वल्स टू +3। सो ऑक्सीडेशन स्टेट हम ऐसे निकाल सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, ऑक्सीडेशन स्टेट आप यहाँ से MCQ क्वेश्चन आ जाता है कि ऑक्सीडेशन स्टेट निकालने के लिए दे देते हैं, तो आप ऑक्सीडेशन स्टेट आपसे निकालनी आनी चाहिए। दूसरा, इन्हीं क्वेश्चंस में वो निकलवा लेते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर, समन्वय संख्या। कोऑर्डिनेशन नंबर कैसे निकालते हैं? समन्वय संख्या देखिए सबसे आसान है। आपके सामने जो उपसहसंयोजक यौगिक होगा, जो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड आपके सामने होगा, उस कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में से आपको चेक करना है सेंट्रल मेटल से, ये केंद्रीय धातु है हमारी, इससे जो लिगेंड जुड़े हुए हैं, वो कितने बॉन्ड इसके साथ बनाते हैं। कितने बॉन्ड बनाते हैं इसके साथ में, वही कोऑर्डिनेशन नंबर होगा। तो ये क्या करेगा? साइनाइड एक मोनोडेंटेट लिगेंड है। मोनोडेंटेट लिगेंड भी होते हैं, मोनोडेंटेट लिगेंड, एक दंतुक लिगेंड भी होते हैं, जो एक बॉन्ड बनाते हैं। कितने बॉन्ड बनाते हैं? 1 बॉन्ड। और टोटल साइनाइड कितने हैं हमारे? 6। तो टोटल कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा यहाँ पे? 6 होगा। हम ये भी देखते हैं कि वो लिगेंड किस प्रकार का है। आपकी बुक में एक श्रेणी दी गई है, उसमें से आप याद कर लीजिए कि हमारे पास में बहुदंतुक लिगेंड कौन से है और एक दंतुक लिगेंड कौन से है। मोनोडेंटेट लिगेंड्स एंड पॉलीडेंटेट लिगेंड्स। अब CN एक CN कितने बॉन्ड बनाएगा हमारा? 1। 2 CN कितने बनाएंगे? 2 प्लस 1 क्लोरीन 1 बॉन्ड बनाएगा, 2 क्लोरीन कितने बनाएंगे? 2। कितने हो गया हमारा? 4। ओके स्टूडेंट्स, ऐसे करके हम केंद्रीय धातु की समन्वय संख्या भी निकाल सकते हैं। एक मैं थोड़ा सा अलग सा देता हूँ, जिसमें एक दंतुक से ज़्यादा लिगेंड है हमारे पास में। दिस इज CuEn की होल ट्वाइस एंड दिस इज डाई पॉजिटिव चार्ज। अब इसमें देखिए, En एक बाइडेंटेट लिगेंड है, द्विदंतुक लिगेंड है। बाइडेंटेट लिगेंड भी होते हैं जो एक साथ 2 बॉन्ड बनाते हैं। कितने बॉन्ड बनाते हैं? इथाइलिन डायमीन इसका कंप्लीट नेम है। और ये एक ही कितना बनाएगा? 2 बॉन्ड बनाएगा।
तो ये कितने हमारे पास में 2, एक बनाएगा 2 बॉन्ड, तो 2 कितने बनाएंगे 4 बॉन्ड, तो कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा हमारे यहाँ पे 4। सो यहाँ से आप जान गए कि हम कैसे केंद्रीय धातु की आक्सीकरण अवस्था निकाल सकते हैं और उसकी समन्वय संख्या कैसे निकालते हैं। ये बेसिक बिल्कुल एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन यहाँ से निकाल लेते हैं। जनरली हमारा समन्वय संख्या का एमसीक्यू क्वेश्चन आया होता है बोर्ड एग्जाम के अंदर। नेक्स्ट जो हमारा थर्ड टॉपिक है, ये हमारा यहाँ पे 2 प्रकार के लिगेंड पढ़ेंगे हम, विशेष प्रकार के। एक बोलते हैं हम चीलेट लिगेंड या चीलेट कॉम्प्लेक्स भी ना बोलते हैं, हिंदी में बोलते हैं ना किलेट लिगेंड। ठीक है, तो ये क्या होते हैं एक बार इन्हें समझिए। देखिए ये एक एग्जांपल मैंने आपके सामने अभी रखा था, CuEn की होल ट्वाइस। अब ये इथाइलिन डायमीन कैसा होता है, CH2 NH2 और एक तो ये हमारा इथाइलिन डायमीन का एक मॉलिक्यूल। अब इसके जैसे 2 है टोटल हमारे पास में, तो हम एक और अभी नोट करेंगे, CH2 NH2 और NH2। ये क्या है हमारा CH2 NH2 और बीच में कौन है हमारा सेंट्रल एटम। ये नाइट्रोजन से इलेक्ट्रॉन दान करेगा, ये भी इलेक्ट्रॉन से दान यहाँ से दान करेगा, ये भी दान करेगा और ये भी दान करेगा। तो जब एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड ऐसे बनता है कि जो लिगेंड होते हैं, जो इलेक्ट्रॉन दाता परमाणु होते हैं, इलेक्ट्रॉन डोनर एटम्स होते हैं, वो एक रिंग फॉर्मेशन कर लेते हैं, 5 और 6 मेंबर्ड रिंग फॉर्मेशन कर लेते हैं। 5 या 6 सदस्य की वलय तैयार कर लेते हैं, रिंग तैयार कर लेते हैं। देखिए 1 2 3 4 5 एटम्स कहीं में है हमारे रिंग की फॉर्म में। तो ऐसे लिगेंड्स को हम बोलते हैं कीलेट लिगेंड्स। और ये केवल तब पॉसिबल होता है जब हमारे पास में जो लिगेंड होता है वो एक दंतुक से ज़्यादा हो, मोनोडेंटेट लिगेंड ना हो, हमारा एक दंतुक लिगेंड ना हो, क्योंकि एक दंतुक लिगेंड कभी भी रिंग नहीं बना सकता। ओके स्टूडेंट्स, आप ये समझ गए। सो इसमें क्या होता है कि जो लिगेंड होता है वो एक रिंग तैयार कर लेता है। जैसे हमारे पास में K4FeCN6 है, K4FeCN6। अब ये एक दंतुक लिगेंड है और ये इसे कैसे ऐसे इलेक्ट्रॉन देंगे अलग अलग साइड से, पर ये रिंग नहीं बनाने के। रिंग क्यों नहीं बनेगी यहाँ पे, क्योंकि क्लोज फॉर्म में नहीं है। अब ये क्लोज फॉर्म में क्यों है, क्योंकि एक दंतुक से क्या है ज़्यादा। तो ऐसे लिगेंड को हम बोलते हैं कीलेट लिगेंड्स। और कीलेट लिगेंड्स दूसरे लिगेंड से ज़्यादा स्टेबल होते हैं। और कीलेट्स कंपाउंड जो ये उपसंयोजक यौगिक बना है हमारा ये वाला, ये दूसरे कंपाउंड से एक्स्ट्रा स्टेबल भी होता है, अत्यधिक स्थायी भी होता है। तो कभी कभी में पूछ लेते हैं कि कीलेट्स क्या होते हैं। तो कीलेट्स क्या होते हैं, जब एक बहुदंतुक लिगेंड केंद्रीय धातु के साथ इस प्रकार इलेक्ट्रॉन दान करते हैं कि एक रिंग 5 to 6 मेंबर रिंग फॉर्मेशन कर लेते हैं। तो इस प्रकार के लिगेंड को कीलेट लिगेंड कहा जाता है। और इस प्रकार के उपसंयोजक यौगिक को, इस प्रकार के कॉम्प्लेक्स कंपाउंड को कीलेट कॉम्प्लेक्स कहा जाता है। ओके स्टूडेंट्स, तो ये कीलेट वाला ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है हमारा, इसे आप नोट कर लीजिए। ये एग्जांपल बड़ा फेमस है हमारा, ये बुक में भी मिलता है आपको। नेक्स्ट है हमारा एम्बीडेंटेट लिगेंड। ये छोटी छोटी परिभाषाएं हैं। एम्बीडेंटेट लिगेंड, इसे बोलते हैं उभयदंतुक लिगेंड। एम्बीडेंटेट लिगेंड का क्या होता है हमारा, अब उभयदंतुक लिगेंड। ऐसे लिगेंड्स जिनके पास में 2 या 2 से ज़्यादा डोनर साइड होती है, दाता परमाणु होते हैं, परंतु एक टाइम पे वो एक ही यूज़ कर सकते हैं। मतलब उनके पास में 2 या 2 से ज़्यादा दाता परमाणु होंगे, बट जब वो उपसंयोजक यौगिक बनाएंगे, उपसंयोजक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनाएंगे, लिगेंड जब अपना इलेक्ट्रॉन दान करेगा उस टाइम पे वो केवल एक ही अपना एटम यूज़ कर पाएगा, एक ही परमाणु अपना यूज़ कर पाएगा। ऐसे लिगेंड्स को हम क्या बोलते हैं, एम्बीडेंटेट लिगेंड्स। इसका एग्जाम्पल हमारे पास में है NO2। NO2 को देखिए आप, इसका जो यहाँ पे डोनर एटम है अभी कौन है हमारा, नाइट्रोजन। और जब ये क्या बनेगा हमारा ONO, क्या बनेगा हमारा ये ONO, तब इसमें हमारा जो देखिए ONO और NO2 दोनों एक ही है। दोनों कैसे हमारे एक ही है। ऐसे केस में जब इधर से दान करेगा तो ये N डोनर एटम होगा, और जब ये वाला करेगा तो यहाँ पे ऑक्सीजन होगा। बट ऐसा नहीं होगा कि एक ही उपसंयोजक यौगिक के अंदर, जैसे मैं लिख देता हूँ यहाँ पे NO2 की होल 6 -4, NO2 की होल 6। अगर नाइट्रोजन शो किया गया है तो फिलहाल जो इसे दान कर रहा है, जो डोनर एटम है उसको नाइट्रोजन है। अगर मैं इसे ऐसे नोट कर देता हूँ FeONO, तो हमारा जो है फिलहाल वो कौन है, ऑक्सीजन दाता परमाणु है, ऑक्सीजन इज डोनर एटम। तो ऐसे लिगेंड्स
जिनमें 2 या 2 से ज़्यादा दाता परमाणु होते हैं, बट जब वो इलेक्ट्रॉन दान करने की बात करेंगे उसकी केवल एक ही साइड एक्टिव होती है, एक ही साइड से परमाणु इलेक्ट्रॉन दान कर पाता है, तो ऐसे लिगेंड्स को बोलते हैं हम उभयतंतुक लिगेंड, एम्बिडेंटेड लिगेंड्स। और इसके एग्जाम्पल्स और भी है हमारे पास में। एग्जाम्पल्स देखिए, जैसे हमारे पास में CN साइनाइड, अभी डोनर एटम्स कार्बन है, और NC आइसोसाइनाइड में नाइट्रोजन है, SCN थायोसाइनाइड और NCS आइसोथायोसाइनाइड, यहाँ से सल्फर है, और अब कौन है हमारा नाइट्रोजन। तो जब किसी लिगेंड के पास 2 या 2 से ज़्यादा दाता परमाणु हो, बट जब बॉन्ड बनाने की बात आएगी, उपसंयोजक यौगिक बनाने की बात आएगी, केवल एक ही दाता परमाणु उपयोग होता है, तो एक ही डोनर एटम यूज होता है, तो ऐसे लिगेंड्स को हम क्या बोलते हैं, एम्बिडेंटेड लिगेंड्स। ओके स्टूडेंट्स, तो यहाँ से हमारे बेसिक थ्योरी के क्वेश्चन आ जाते हैं। नेक्स्ट चलते हैं हम अपनी थ्योरीज के ऊपर। इस चैप्टर में हमारे पास में 3 थ्योरी है बोर्ड के अंदर। सबसे पहले वर्नर थ्योरी, दूसरी है VBT संयोजक सिद्धांत, और तीसरी हमारे पास में कौन सी है, CFT क्रिस्टल फील्ड सिद्धांत, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। तो हमारे पास में जो क्वेश्चन आएंगे, हम सबसे पहले देखेंगे वर्नर थ्योरी। अकार्बनिक रसायन के, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के फादर है ये हमारे वर्नर। और सबसे पहले जब कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स की स्टडी की गई थी, सबसे पहले जब इनके बारे में बात की गई थी, तो सबसे पहली थ्योरी जो दी गई थी वो वर्नर थ्योरी थी, वर्नर सिद्धांत था। और ये थ्योरी दी गई थी उपसहसंयोजक यौगिक को, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड को रिप्रेजेंट करने के लिए, कि हम कॉम्प्लेक्स कंपाउंड को रिप्रेजेंट कैसे करेंगे। तो इनका कहना ही है कि जब कोई हमारा उपसहसंयोजक यौगिक बनता है, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड जब कोई हमारा बनता है, तो उसमें 2 प्रकार की संयोजकताएं होती है। एक तो कौन सी, हमारी प्राइमरी वैलेंसी, कौन सी, प्राइमरी वैलेंसी, प्राथमिक संयोजकता, और दूसरा क्या होता है हमारा, सेकेंडरी वैलेंसी, द्वितीय संयोजकता। तो इसे हम दिखाएंगे PV से, और इसे दिखाएंगे हम SV से, सेकेंडरी वैलेंसी। अब ये प्राथमिक संयोजकता क्या होती है और द्वितीय संयोजकता क्या होती है, अब हम इसके बारे में जानेंगे। देखिए, पहले मैं नोट कर देता हूँ ये क्या होती है, बाद में आपको समझ आ जाएगी। प्राइमरी वैलेंसी को हम, प्राथमिक संयोजकता हम डॉटेड लाइन से प्रदर्शित करते हैं, इन्हें हम सॉलिड लाइन से, ठोस लाइन से प्रदर्शित करते हैं, एक अंदर। दूसरा, ये एनाइंस के द्वारा सेटिस्फाई की जाती है, एनाइंस मतलब हमारे ऋणायन के द्वारा, माइनस वालों के द्वारा। सेकेंडरी वैलेंसी हमारी प्लस के द्वारा भी सेटिस्फाई की जा सकती है, माइनस के द्वारा भी, और किसी न्यूट्रल के द्वारा, उदासीन के द्वारा भी दी जा सकती है। अब दिखाएंगे, अभी पहले आप देख लीजिए। तीसरा हमारा क्या है, ये आयनाइजेबल है, ये क्या है हमारी, आयनाइजेबल। प्राइमरी वैलेंसीज आर आयनाइजेबल, प्राथमिक संयोजकता आयनीकृत हो सकती है, जबकि जो सेकेंडरी वैलेंसी है वो नॉन आयनाइजेबल है। क्या है हमारी, नॉन आयोनाइजेबल। नॉन आयोनाइजेबल की कौन सी होती है हमारी, जो आयनीकृत नहीं होती है। ओके स्टूडेंट्स, अभी मैं इसमें एक बार इंक कर लेता हूँ, अभी इंक की प्रॉब्लम हो रही है तो मैं वीडियो को स्टॉप करता हूँ। तो वर्नर सिद्धांत के अनुसार उपसंयोजक यौगिक के अंदर 2 प्रकार की संयोजकता होती है, प्राथमिक संयोजकता और द्वितीय संयोजकता। जो प्राथमिक संयोजकता है वो आयनीकृत हो सकती है, जो द्वितीय संयोजकता है वो आयनीकृत नहीं हो सकती है। फोर्थ जो हमारा डिफरेंस है वो क्या है हमारा, जो प्राथमिक संयोजकता होती है ना वो हमारी नॉन डायरेक्शनल होती है। कैसे होती है हमारी, नॉन डायरेक्शनल, अदैशिक होती है, जिनकी कोई निश्चित दिशा नहीं होती है। और ये कैसी होती है हमारी, डायरेक्शनल होती है, दैशिक होती है। द्वितीय संयोजकता कैसी होती है हमारी, दैशिक होती है। सेकेंडरी वैलेंसी आर डायरेक्शनल। ओके स्टूडेंट्स, अब ये देखिए कि इनका क्या मतलब है। अब आप इसे पहले नोट कर लीजिए जो मैंने अभी बताया, फिर मैं आपको ये चारों पॉइंट समझाता हूँ। एक साइड में रब कर देता हूँ, दूसरी साइड से हम समझ लेंगे। देखिए, हमारे पास में ये यौगिक है CO Cl3 और 6NH3, COCl3 और 6NH3। अच्छा, मैं आपको बता देता हूँ फिफ्थ, एक और डिफरेंस होता है इनमें। जो प्राथमिक संयोजकता होती है वो उसकी ऑक्सीकरण अवस्था के बराबर होती है, ऑक्सीडेशन स्टेट के बराबर होती है, जो मैंने आपको निकालनी सिखाई है। ऑक्सीडेशन स्टेट ऑक्सीकरण अवस्था के बराबर होती है। और जो हमारी सेकेंडरी वैलेंस होती है, द्वितीय संयोजकता होती है, उसकी समन्वय संख्या के बराबर होती है। तो हमारे पास में जैसे ये यौगिक है, अब इस यौगिक को आप ध्यान से देखिए, अगर कोई कंपाउंड हमारा ऐसा है तो हम इसे कैसे लिखेंगे, CONH3 की होल 6, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 मैक्सिमम हमारा यहाँ पे हो गया है, और Cl3 समन्वय संख्या ये हमारा 6 अंदर है। तो देखिए इसकी समन्वय संख्या कितनी है, 6, क्योंकि नाइट्रोजन एक बॉन्ड बनाता है और टोटल अमोनिया कितनी है हमारे पास में 6, तो कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा हमारा 6 होगा। अब हम इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट, ऑक्सीकरण अवस्था की बात करेंगे।
इसकी x मान लीजिए x प्लस 6 गुना, अमोनिया पे कोई चार्ज नहीं होता है, प्लस 3 गुना क्लोरीन पे कितना चार्ज होता है -1 इज इक्वल्स टू 0। ये 0 हो जाएगा, -3 उधर जा कितना हो जाएगा +3, यानी कि यहाँ कोबाल्ट का जो चार्ज है वो +3 है। कितना है? +3। तो ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी आ गई हमारी? +3। अब इनका कहना क्या है, जो इसकी प्राथमिक संयोजकता है वो किसके बराबर होती है? ऑक्सीकरण अवस्था के बराबर होती है। ऑक्सीकरण अवस्था हमारी कितनी है? 3। तो इसका मतलब ये है कि हम 3 डॉटेड लाइन से इसे रिप्रेजेंट करेंगे। कितनी रिप्रेजेंट लाइन से करेंगे? डॉटेड लाइन से। अब एक बात बताइए आप, ये ऑक्सीकरण अवस्था किसकी वजह से आई है? ये ऑक्सीकरण अवस्था +3 किसकी वजह से आई है? इन क्लोरीन के कारण। और क्लोरीन कैसा है? ऋणायन। तो ऋणायन की वजह से हमारी क्या होती है? प्राथमिक संयोजकता होती है। देखिए आप, तो मैं क्या करूँगा, कोबाल्ट को रख लूँगा कहाँ पे? बीच में। अब मुझे तीन क्या लगानी है? प्राथमिक संयोजकता, क्योंकि उसकी 3 आई है, ऑक्सीकरण अवस्था के बराबर होती है, तो 3 डॉटेड लाइन खींचनी है मुझे और 3 क्लोरीन लगानी है। अब लगाने का क्या नियम है? ये नॉन डायरेक्शनल है, अदैशिक है, मतलब इनकी कोई निश्चित दिशा नहीं है, आप इसे कहीं भी लगा सकते हैं। एक आपने यहाँ लगा दी तो दूसरी आप कहीं भी लगा सकते हैं। आप 3 क्लोरीन ऐसे लगा दीजिए। समन्वय संख्या कितनी आई है? 6। द्वितीय संयोजकता किसके बराबर होती है हमारी? समन्वय संख्या के बराबर होती है। सेकेंडरी वैलेंसी उसकी कोऑर्डिनेशन नंबर के बराबर होती है। कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है हमारा? 6। परंतु इनकी ये नॉन डायरेक्शनल नहीं होती है, ये क्या होती है हमारी? डायरेक्शन होती है। मतलब हम 6 दिशा में जो लगाएंगे ना, पर्टिकुलर एक शेप में लगाएंगे। और कोऑर्डिनेशन नंबर 6 के लिए हमारा कितना होगा? कोऑर्डिनेशन नंबर 6 के लिए हमारा क्या होता है? हम बनाएंगे कोऑर्डिनेशन 6 पे हमारे या तो sp3d2 होता है, या क्या होता है हमारा? d2sp3 हाइब्रिडाइजेशन होता है। और आपको पता है एक पर्टिकुलर हाइब्रिडाइजेशन पे, संकरण पे, उसकी क्या होती है? उसकी ज्यामिति होती है। ठीक है, तो जैसे देखिए आप, तो कोऑर्डिनेशन नंबर 6 पे जो हमारी होती है वो होती है ऑक्टाहेड्रल। ऑक्टाहेड्रल मतलब अष्टफलकीय। और अष्टफलकीय कैसे लगती है? यहाँ पे हमारी केंद्रीय धातु है बीच में, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, 4 तो ये वर्ग समतलीय में, एक इनके ऊपर और एक इनके नीचे। तो हम वो जो 6 अमोनिया लगाएंगे, एक तो कहाँ पे लगाएंगे? 1 2 3 4, एक ऊपर और एक नीचे। तो यहाँ पे 6 NH3 लगा देंगे। तो इस प्रकार से हमारा उपसंयोजक यौगिक बन जाएगा। मुझे क्या समझाना है वो देखिए। प्राथमिक संयोजकता जब भी हम देखेंगे ये डॉटेड लाइन वाली, तो ये हमेशा ऑक्सीकरण अवस्था के बराबर होगी। किसके बराबर होगी? ऑक्सीकरण अवस्था की। ये नॉन डायरेक्शनल होगी। नॉन डायरेक्शनल होने का क्या मतलब है? ये किसी भी दिशा में लगाए जा सकते हैं, आयनाइजेबल हो सकती है, आयनीकृत हो सकती है। जैसे आप इस यौगिक को तोड़ोगे ना, तो ये वाली संयोजकता टूट जाएगी। कैसे? 3Cl- में। बट ये नहीं टूटेगा, क्योंकि उपसंयोजक यौगिक जो है अभी भी अनकोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर होता है और ये स्ट्रॉन्ग होता है, जिस वजह से ये समन्वय क्षेत्र नहीं टूटता है। इसी वजह से उपसंयोजक यौगिक को जटिल यौगिक भी कहा जाता है, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड भी बोला जाता है इन्हें। तो ये आयनीकृत हो सकती है, टूट सकती है। जबकि आपको पता है सेकेंडरी वैलेंसी समन्वय संख्या के बराबर है, और ये समन्वय संख्या कभी नहीं टूटती है। जब ये टूटती नहीं है तो ये कैसी होगी हमारी? ये नॉन आयनाइजेबल होगी, आयनीकृत नहीं हो सकती है। ये ऋणायन की वजह से होती है, और ये जो होती है हमारी सेकेंडरी वैलेंसी, ये ऋणायन की वजह से भी हो सकती है, धनायन की वजह से भी हो सकती है, और उदासीन, ये उदासीन की वजह से है यहाँ पे। तो ये हमारी क्या है? ये हमारी वर्नर थ्योरी है। अभी तक हमने वर्नर थ्योरी कंप्लीट की। तो यहाँ पे हमारी वर्नर थ्योरी कंप्लीट हुई। वर्नर थ्योरी में 5 पॉइंट है, ये 5 डिफरेंस है। ये डिफरेंस आप याद कर लीजिए, ये समझाने की आपको आवश्यकता नहीं है। वर्नर थ्योरी आप डायरेक्ट याद कर लीजिए। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक होगा, अच्छा मैं आपको बता देता हूँ, इसमें से एक चीज़ जरूर आती है, जो है IUPAC नेम। IUPAC नेम ये आप सेल्फ प्रिपेयर करेंगे, खुद प्रिपेयर करेंगे, क्योंकि मुझे देना पड़ेगा इनमें बहुत ज़्यादा टाइम। और मैं कोशिश करता हूँ IUPAC नेम पे एक अलग से वीडियो डाल दूंगा इस चैप्टर की। 100% IUPAC नेम आते हैं, जिसकी मैं एक अलग से वीडियो डाल दूंगा। 10 मिनट में आपको ओवरऑल क्लियर करा दूंगा। तो ये अलग से देख लेते हैं। अब इसमें से लास्ट टॉपिक है हमारा VBT का क्वेश्चन, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, संयोजी कक्ष सिद्धांत का जो क्वेश्चन आता है, ये सबसे इंपॉर्टेंट होता है और इसे आपको करना ही होगा। जितने मैंने टॉपिक्स बताए हैं इन्हीं में से क्वेश्चन आएगा 100%। इससे अलग आपको प्रिपेयर करने की आवश्यकता नहीं है। अभी ये संयोजी कक्ष सिद्धांत, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी का जो क्वेश्चन आता है, ये क्वेश्चन एक बार सीख लीजिए, सारे क्वेश्चन ऐसे ही होंगे। ये क्या बोलेगा आपको एक उपसंयोजक यौगिक देगा और उसमें आपसे पूछेगा कि उस यौगिक का संकरण क्या है, हाइब्रिडाइजेशन क्या है, उसकी आकृति कैसी होगी, उसकी शेप, ठीक है। और ये हमें उसका बंद कोण भी कभी कभी पूछ लेता है, बंद कोण कितना होगा। तो इसका एक ऐसा क्वेश्चन मिलेगा, वो देख लेते हैं हम। जैसे वो आपको बोल देता है कि FeCN6-4
क्या है हमारा FeCN6-4। ये हमारे एक उपसंयोजक यौगिक आयन दिया गया है हमें, और इसमें हमारे से पूछा गया है इस यौगिक का संकरण क्या है, आकृति क्या है और बंधकोण क्या है। और क्वेश्चन में साथ साथ लिखा होगा कोई एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन, क्वेश्चन में कोई साथ में कोई एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दी गई होगी। जैसे क्या बोल देगा, जो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या है, जो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या है वो इस यौगिक के अंदर कितनी है, 0। नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स इसमें कितने हैं, 0 है। ये क्वेश्चन में ऐसा कुछ भी लिख देगा, जो भी होगा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 2 है, 0 है, जो भी होगा उसके आधार पर आपको क्वेश्चन करना होगा। VBT से हम ऐसे क्वेश्चन करते हैं। अब देखिए कैसे होगा। सबसे पहले आपको इसकी ऑक्सीकरण अवस्था निकालनी है। क्या करनी है आपको, इसकी ऑक्सीकरण अवस्था निकालनी है, जो मैंने स्टार्टिंग में ही आपको बता दिया है। ये कितनी आएगी, -6 + 6 2 आ जाएगी। ये कितनी आ जाएगी हमारी +2। ठीक है, कैसे निकाली हमने, x + 6 × -1 बराबर -4। -6 इधर जाके कितना हो जाएगा, +6, और +6 में से 4 गए 2, तो इसकी ऑक्सीकरण अवस्था कितनी आ जाएगी, 2। तो आप नोट कर लीजिए ऑक्सीकरण अवस्था हमारी इसकी कितनी आ गई, x = +2। सबसे पहले स्टेप में आप इसकी ऑक्सीकरण अवस्था निकालेंगे। उसके बाद इसका Fe का नंबर कितना होता है, 26, और 26 को कैसे लिखा जाता है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, आर्गन 18 3d6 4s2। आपको यहाँ पे पहली कक्षा लिखनी है जो कम संख्या है जिसकी, और उसके बाद लिखनी है आपको वो जिसकी ज़्यादा संख्या है। 3d6 4s2। 4 में अभी कौन कौन खाली है, 4p0 4d0 और 4f0, जिसकी आवश्यकता अभी नहीं है। अब Fe यहाँ पे किस ऑक्सीकरण अवस्था में, +2 में, तो आप इस पर पहले +2 लगाइए। +2 लगने का क्या मीनिंग है हमारा, कि हमें 2 इलेक्ट्रॉन निकालने हैं। इलेक्ट्रॉन पहले कहाँ से निकलते हैं, बाह्यतम कक्षा से, तो 4s0 4p0 और 4d0 हो जाएगा। 2 इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे 4s से। अब आपको इसका बनाना है क्या, डी में कितने ऑर्बिटल होते हैं, 5, एस में कितने ऑर्बिटल होते हैं, 1, पी में कितने ऑर्बिटल होते हैं, 3, और बारी इस वाली डी में कितने ऑर्बिटल होते हैं, 5। देखिए डी के 5, एस का 1, पी के 3 और डी के 5। अब डी में कितने इलेक्ट्रॉन है, 6, 1, 2। किस नियम से इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं, हुंड के नियम से। पहले सब में 1 1 और उसके बाद युग्मन, तब उसके बाद पेयरिंग। 6 इलेक्ट्रॉन हमने फिल किए। अब देखिए आप इसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 0। पर आपको यहाँ पे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हैं, जो अकेले हैं अयुग्मित है वो कितने हैं, 4। बट इसने बोला है कि अयुग्मित इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 0। तो आपको अयुग्मित इलेक्ट्रॉन 0 कैसे बनाने हैं, देखिए ये वाला इलेक्ट्रॉन आप यहाँ पे भेज दीजिए, ये वाला इलेक्ट्रॉन आप यहाँ पे भेज दीजिए। तो ये कैसा हो जाएगा, जब ये यहाँ से हटेगा तो ये यहाँ पे चला जाएगा, और ये यहाँ से हटेगा तो ये यहाँ पे चला जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, ये हमारे क्या हो गए, खाली। अब उसके बाद यहाँ से अगर ऐसा बोलता हमारे अयुग्मित इलेक्ट्रॉन 4 है, तो हम इस क्वेश्चन को यहीं पे छोड़ देते हैं, फिर आगे चल दें। बट इसने बोल दिया अयुग्मित इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 0। बट आपको अयुग्मित इलेक्ट्रॉन 0 करने हैं, कैसे, आपको युग्मन करा देना है, पेयरिंग करा देनी है आपको। पेयरिंग के बाद ये अब 0 हो गए अयुग्मित इलेक्ट्रॉन। अब देखिए साइनाइड कितने हैं हमारे, 6। एक साइनाइड क्या करता है, एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाता है, और एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड में कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं, 2। यहाँ पे साइनाइड कितने हैं, 6। एक साइनाइड 2 इलेक्ट्रॉन देगा, 6 साइनाइड कितने इलेक्ट्रॉन देंगे, 12 इलेक्ट्रॉन देंगे। तो हम 1 में 2 भरना स्टार्ट करेंगे, 2 4 6 8 10 और 12। कितने इलेक्ट्रॉन, कहाँ आपने इलेक्ट्रॉन दिए, 2 तो दिया आपने डी में, तो आप लिखेंगे D2। एक दिया आपने एस में, और 3 कहाँ पे दिया आपने पी में, और ये क्या आ जाएगा, D2sp3। तो इसका जो संकरण होगा वो क्या होगा, D2sp3। इसकी जो आकृति होगी, अब मैं आपको एक टेबल बताऊंगा, उससे आपको याद रहेगा। D2sp3 पे जो होती है हमारी अंत्यष्ट फलकीय होती है, इनर ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स होता है, और इसका जो बंद कोण होगा वो कितना होगा हमारा, 90 डिग्री। ये भी आपको टेबल से बताऊंगा मैं। सो इसका क्वेश्चन आप ऐसे कर सकते हैं। एक और क्वेश्चन मैं आपको बता देता हूँ, पहले आप इसे एक बार रिपीट कर देता हूँ। सबसे पहले केंद्रीय धातु की ऑक्सीकरण अवस्था आप निकालिए, उसके बाद उस केंद्रीय धातु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, जितनी ऑक्सीकरण अवस्था है उतने इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल दीजिए। निकालने के बाद यहाँ पे ऑर्बिटल बनाइए जितने भी आपको दिए गए हैं। ऑर्बिटल बनाने के बाद अगर अयुग्मित इलेक्ट्रॉन 0 है तो युग्मन करा दीजिए। अगर अयुग्मित इलेक्ट्रॉन 0 नहीं होते, यहाँ पे होता 4 अयुग्मित, तो आप उसे यहीं से छोड़ देते, तो आप इलेक्ट्रॉन देना यहाँ से स्टार्ट कर दें। तो 1 2 3 4 5 6 यहाँ तक देते, तो आपका हाइब्रिडाइजेशन आता है, संकरण आता है sp3d2। ओके स्टूडेंट्स, तो ये क्वेश्चन आपका ऐसा होता है। तब अब मैं आपको एक और क्वेश्चन बताता हूँ। देखिए NiCl4-2 आपके पास में ये है। अब देखिए
आपको क्या करना है, सबसे पहले इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट निकालनी है। क्या निकालनी है? ऑक्सीकरण अवस्था। उसके बाद इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखना है बढ़ते हुए क्रम में, पहले 3 कक्षा वाला फिर 4 कक्षा वाला। निकालने के बाद एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन आपको क्वेश्चन में पहले ही दी जाएगी कि इसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन एंड पेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हमारे 2 है, ऐसा कुछ करके इन्फॉर्मेशन दी जाएगी। मैं कर देता हूँ अभी, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन कितने हमारे 0, और 0 करने का मतलब आपको युग्मन कराना है। युग्मन कराने के बाद आप कितने इलेक्ट्रॉन देंगे, 1 क्लोरीन 2 इलेक्ट्रॉन देता है, तो 4 क्लोरीन कितने इलेक्ट्रॉन देगी, 8 इलेक्ट्रॉन देगी। जिस कक्षक में जिन ऑर्बिटल्स में आप इलेक्ट्रॉन देंगे उनमें आप नोट कर लीजिए, और वही उसका क्या होगा, हाइब्रिडाइजेशन, वही उसका क्या होगा, संकरण। तो ये क्वेश्चन आप सॉल्व करके देखिए, तो यहाँ से आपका हो जाएगा। अब आपको एक टेबल याद रखनी है इसके लिए। टेबल क्या है हमारा, अगर आपका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है, कोऑर्डिनेशन नंबर आपका 4 है या कोऑर्डिनेशन नंबर आपका 6 है, ये मोस्टली प्रोबेबली इन पे क्वेश्चन आते हैं 6 पे और 4 पे। तो आपकी क्या क्या संभावनाएं हो सकती है। कोऑर्डिनेशन नंबर अगर 4 है, समन्वय संख्या 4 है, तो आपका संकरण sp3 आएगा। कितना आएगा, sp3। और अगर 4 पे एक और संभावना होती है dsp2। क्या होती है, dsp2। इसकी जो स्ट्रक्चर होती है वो कैसी होती है, टेट्राहेड्रल, चतुष्फलकीय। और इसका जो बंधकोण होता है वो कितना होता है, 109 डिग्री 28 मिनट यानी कि 28 मिनट। dsp2 पे कितना होता है, 90 डिग्री, और इसकी जो आकृति होती है वो होती है स्क्वायर प्लेनर, वर्ग समतलीय। कोऑर्डिनेशन नंबर 6 पे भी 2 संभावना होती है, d2sp3 जो अभी आया था हमारा आउटर कॉम्प्लेक्स, और sp3d2, इस पे क्या होगा हमारा, ये इनर कॉम्प्लेक्स है क्योंकि भीतर के डी भाग ले रहे हैं, अंतःस्थफलकीय है, और ये बाह्यस्थफलकीय है क्योंकि बाहर के डी भाग ले रही है। ये आउटर ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स है और ये इनर ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स है। दोनों का बंधकोण कितना होगा हमारा, 90 डिग्री एंड 120 डिग्री। सॉरी, इसके सभी 90 होते हैं, इसका कितना होता है, सभी 90 होते हैं। तो आपको क्या करना है, जो संकरण आया है आपका संकरण या तो sp3d2 आएगा या d2sp3 आएगा, या आपका संकरण sp3 आएगा या dsp2 आएगा। तो आपको उसका एकदम उसकी आकृति का नाम लिखना है जो भी उसकी सेफ है, और उसका बंधकोण भी मैंने आपको बता दिया है। अब इसका एक टॉपिक बचता है IUPAC नोमेनक्लेचर। इसके बाद आपको इस चैप्टर में से कुछ भी पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। ओके स्टूडेंट्स, अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।